हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं मैं हूं नेहा पटेल और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। तो पॉलिटी का मैंने पहला चैप्टर कंप्लीट किया है, तो आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा लोगों को। और इसके बाद अब जो नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है ये है पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर, संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरनल कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, जैसे संविधान की सभा की मांग, संविधान सभा का गठन, आगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, संविधान सभा की समितियां, इसके इंटरनल छोटी छोटी 3 हेडिंगें हैं। पहली है बड़ी समितियां, छोटी समितियां, उसके बाद प्रारूप समिति, संविधान का प्रभाव में आना। उसके बाद अगर बात करते हैं वो है हमारा संविधान का प्रवर्तन, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति, संविधान सभा की आलोचना। संविधान सभा की आलोचना में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ठीक है। संविधान सभा का उसके आगे बात करेंगे आवश्यकता, तो उसके बाद संविधान सभा का हिंदी पार्ट, इसके बाद लेक्चर एंड हो जाता है। तो बात करेंगे अगर हम संविधान सभा की बात करते हैं संविधान का निर्माण की, तो अब यहाँ पे हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो गाइस बहुत ध्यान से सुनना, लेक्चर मिस नहीं करना, क्योंकि अगर एक भी लेक्चर में मिस कर दिया थोड़ा भी, तो यानी कि मैं छोटा छोटा ही पढ़ाती हूँ, और अगर उसको भी मिस कर दिया तो फिर आपको पता है। देखो, संविधान का निर्माण यानी कि संविधान सभा और निर्माण प्रक्रिया, सरल और सटीक जानकारी आपको पता है मैं हिंदी में प्रोवाइड करती हूँ। अब आगे बात करते हैं संविधान का निर्माण, उसका जो इंट्रोडक्शन है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसी दिन भारत एक गणराज्य रिपब्लिक बना। इसका निर्माण एक विशेष संस्था संविधान का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किया। आगे बात करते हैं संविधान सभा की स्थापना की। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बात करें कुल सदस्य, प्रारंभ में 389 देश के विभाजन के बाद 299 सदस्य रह गए। पहले जो टोटल मेंबर थे संविधान सभा में, उनकी जो संख्या थी 389 थी। उसके बाद जब देश में विभाजन हुआ पाकिस्तान और क्या बोलते हैं इंडिया में, तो क्या हुआ 299 लोगों की सदस्यता रह गई, मेंबरशिप बची। उसके बाद में आगे बात करेंगे अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 6 सदस्यीय समिति थे और भी 6 लोग और थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और बात करें अध्यक्ष की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण सचिव BN राव संविधान सलाहकार थे। आगे बात करेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया, मैंने बताई थी ना, हेडिंग आएंगे, मैं उनको बहुत छोटा छोटा बताती हूँ। फिर बात करेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न समितियां गठित की गई, मल्टीपल समितियां गठित की गई थी, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी, उसके बाद में फाइनेंस एंड स्टाफिंग कमेटी, स्टेटस कमेटी आदि। इसके बाद बात करते हैं ड्राफ्ट तैयार करने की, जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें ड्राफ्ट तैयार, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई। ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद आता है ड्राफ्ट तैयार करना। ड्राफ्टिंग कमेटी के संविधान का प्रारूप तैयार किया और उसे संविधान सभा में प्रस्तुत भी किया। प्रारूप पर गहन चर्चा हुई, कुल 114 दिन बहस हुई, लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 की, संविधान पारित। संविधान पारित संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। जो संविधान है उसको 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी दिन 1930 में, इन लोगों को इतने टाइम निकलना होता है क्या? मान लो संविधान सभा की जो क्या बोलते हैं, संविधान को जो पारित हुआ था ना, संविधान पारित की जो डेट थी, संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था, ये याद रखिएगा, डेट याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, इसलिए इस दिन को चुना गया था एज अ 26 जनवरी। संविधान की विशेषताएं। अब संविधान की विशेषताओं की बात करते हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है हमारा। जो संविधान है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कोई चेंजेस आसानी से नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें अगर एक भी चेंजेस करना होता है तो उसमें बहुत लंबा मैराथन करना पड़ता है और अमेंडमेंट होते हैं। अमेंडमेंट के अलावा आप उसको बदल नहीं सकते।
संविधान हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बात करेंगे आगे, संघात्मक ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर भी है, समान नागरिकता है, कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, SC ST OBC जनरल, समान नागरिकता में कोई डिफरेंस नहीं है। बात करें मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की, तो सबके अपने अपने मौलिक अधिकार और सबको अपने अपने कर्तव्य हैं। न्याय सबको, जस्टिस यानी कि जुडिशियल जस्टिस बराबर मिलता है, फ्रीडम सभी को है, समानता सभी के साथ है, बंधुत्व भाई और मतलब दोस्त का नाता सभी के साथ में। यानी कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण तथा तथ्य, UPSC SSC बोर्ड परीक्षा हेतु, है ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के शिल्पकार कहा जाता है। और संविधान सभा में लगभग सभी विचारधाराओं और वर्गों का प्रतिनिधित्व था। हैंड रिटन और कलात्मक रूप से सजाया गया संविधान, जिसमें नंदलाल बोस और उनकी टीम ने चित्र बनाए। जो संविधान को सजाने के लिए जिन्होंने काम किया है, उनके जो क्या बोलते हैं बॉस थे, वो नंदलाल बोस थे। उसके बाद उनकी टीम भी थी, उनकी खुद की टीम थी नंदलाल बोस की। नंदलाल बोस एक खुद में एक बॉस थे और उनके कई लोगों के साथ टीम थी, 8-10 लोगों के साथ। बात करेंगे संविधान सभा की मांग का, तो संविधान सभा की जो मांग है उसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। संविधान सभा की मांग भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण थी। इसका उद्देश्य था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाए, ना कि ब्रिटिश संसद द्वारा। संविधान सभा की मांग के प्रमुख कारण भी रहे हैं, उसमें सुशासन की भावना भी रही है। भारतीय जनता यह चाहती थी कि भारत का शासन भारतीयों के हाथ में, जो भारत की पब्लिक थी वो चाहती थी कि जो भारत का शासन है, भारत की कानून व्यवस्था है, वो भारत के नागरिक के साथ में हो, यानी कि उसकी नागरिकता ही भारत में हो, भारत की हो, उसका जन्म भी भारत में हुआ हो, उसका पालन पोषण भी भारत में हुआ हो और वो रहता भी भारत में हो, यानी कि उसको सिटीजनशिपता बोलते हैं। सिटीजनशिप वो यही का सिटीजन, वो इंडिया का ही हो। ब्रिटिश प्रणाली के असंतोष, आगे बात करेंगे। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का जो गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन भारत में एक स्वतंत्र और लोकतंत्री संविधान सभा बनाने के लिए किया गया था। इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई कैबिनेट मिशन योजना 1946 के आधार पर हुआ। संविधान सभा की जो गठन की कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। कैबिनेट मिशन योजना 1946। आगे बात करेंगे, ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए संविधान बनाने हेतु एक सभा के गठन की योजना ली। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की गठन तिथि। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 में, तो इसमें जो कुल सदस्य थे, प्रारंभ में जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी वो 389 यानी कि 389 थी। उसके बाद में प्रांतों में जब चुन लिया गया था तो 292 रह गई थी। उसके बाद में 93 रियासतों से थी। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, भारत की संविधान सभा के अत्यंत सुनियोजित और लोकतांत्रिक ढंग से कार्य किया। इसका उद्देश्य एक ऐसा संविधान बनाना था जो समावेशी, न्यायसंगत और भारत की विविधताओं को समेट सके। आगे बात करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली के प्रमुख पहलुओं के बारे में। तो इसका पहलू है जो वो है, पहला स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटीज। नेक्स्ट रहेगा आपका संविधान सभा के कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए कई समितियां बनाई गई थी, जैसे पहली है प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। नेक्स्ट है यूनियन पावर्स कमेटी। उसके बाद आएगी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, स्टेटस कमेटी आदि। 3 चरणों में कार्य किया गया था। संविधान निर्माण का कार्य 3 चरणों में हुआ था। संविधान सभा की कार्यप्रणाली में क्या था, चैप्टर का नाम है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। 70 बार बोल चुकी है, सभी लोग याद कर लेना इसको। भारत की संविधान सभा के अत्यंत सुनियोजित और लोकतांत्रिक ढंग से कार्य किया। इसका उद्देश्य एक ऐसा संविधान बनाना था जो समावेशी, न्यायसंगत और भारत की विविधताओं को समेट सके। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब आगे बात करते हैं। एक मिनट, देखिए
स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तन। अब जो इसका इंट्रोडक्शन है वो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान की। यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 से लागू हुआ और इसके द्वारा भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश या राष्ट्र बने। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं इसमें, तो जो स्वतंत्रता अधिनियम था 1947 का, तो बात करूँ अभी। देखो, पहला नंबर है भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश बने। भारत और पाकिस्तान को दो प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र डोमिनियन का दर्जा मिला। भारत और पाकिस्तान को दो प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र डोमिनियन का दर्जा मिला। ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता समाप्त हुई। जो ब्रिटिश शासन के हाथ में गवर्नमेंट, या फिर आप ये कह सकते हो जो हमारे यहाँ पे ब्रिटिश शासन रूल कर रहा था ना, हमारे देश को ब्रिटिश शासन चला रहा था ना, तो उनकी जो लास्ट स्टेज थी वो ब्रिटिश, यानी कि आप ये कह सकते हो ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया। आप सिंपल सी लाइन बोल सकते हो। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता समाप्त जब हुई, भारतीय कानून अब ब्रिटिश संसद के अधीन नहीं रहे। दोनों देशों को स्वतंत्र विधायिका का अधिकार मिला। गवर्नर जनरल की नई भूमिका। अब गवर्नर जनरल ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि नहीं बल्कि भारतीय सरकार का सलाहकार बना। आगे बात करेंगे, लॉर्ड माउंटेन भारत के पहले स्वतंत्रता गवर्नर जनरल बने। जो लॉर्ड माउंट थे वो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। भारत की संविधान सभा को पूर्ण स्वतंत्रता। संविधान सभा को स्वतंत्र रूप से संविधान बनाने का अधिकार मिला। जब तक नया संविधान लागू ना हो, सरकार अधिनियम 1935 लागू रहेगा कुछ संशोधनों के साथ। रियासतों को स्वतंत्रता का विकल्प रहा। भारतीय रियासतों को भारत का या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया। पॉइंट नंबर 6 है, प्रवेश एवं नागरिकता संबंधित निर्णय स्वतंत्र भारत पर छोड़े गए। नागरिकता, सीमाएं, संपत्ति बंटवारा जैसे निर्णय अब भारतीय और पाकिस्तानी सरकारें लेंगी। इसका जो कॉन्क्लूजन या निष्कर्ष रहा है वो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के इतिहास में एक नई शुरुआत की। यह न केवल भारत की आज़ादी का दस्तावेज था बल्कि इसने भारत को अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करने की शक्ति दी। अगर आप चाहें तो आप इसके अब चाहें क्या, इसमें से मैंने मेन पॉइंट पढ़ाए हैं, आप मेन पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक है। भारत के संविधान निर्माण में कई महत्वपूर्ण समितियां यानी कि कमेटीज की भूमिका रही है। इन समितियों की संविधान सभा के कार्य को सरल और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में मदद की गई थी। तो जो संविधान सभा से कुछ जुड़ी प्रमुख समितियां थी, जैसे कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां, ठीक है, संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी तो मैं उनको बता देती हूँ। पहला था प्रारूप समिति, जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बात करेंगे संघ शक्ति समिति यानी कि यूनियन पावर्स कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के इंटरनल थी। बात करेंगे तीसरी कमेटी की, तो राज्य समिति थी। राज्य समिति यानी कि स्टेट्स कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के इंटरनल थी। इसके बाद बात करेंगे मूल अधिकार समिति, तो फंडामेंटल राइट्स कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के इंटरनल थी। प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सलाहकार समिति, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड मिनॉरिटीज etc। आगे बात करते हैं, ये भी सरदार वल्लभ भाई की पटेल इंटरनल थी कमेटी। नागरिकता समिति, इसको बोलते हैं कमेटी ऑन सिटीजनशिप, राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इंटरनल आती थी कमेटी। लैंग्वेज कमेटी, राजेंद्र प्रसाद, इस पे राजेंद्र प्रसाद जी प्रमुख थे, यानी कि रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इंटरनल थी। बात करेंगे संघीय समिति, संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के इंटरनल थी।
बात करेंगे आगे की, यह समिति संविधान के अंतिम मसौदे को तैयार करने की जिम्मेदारी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने इसे तैयार करने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। और आगे बात करते हैं, संविधान सभा में 2 प्रकार की समितियां बनाई गई थी। एक तो बड़ी समिति थी जिसे मेजर कमेटी बोलते थे, दूसरी थी छोटी समितियां जिसको बोलते थे माइनर कमेटीज। इन समितियों में विभिन्न विषयों पर गहराई से काम किया गया था और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी और व्यवस्थित बनाया गया था। अब बात करें बड़ी समिति यानी कि मेजर कमेटी की, क्रम समिति का नाम एंड अध्यक्ष, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दी है वैसे। एक मिनट प्लीज। बात करेंगे प्रारूप समिति की। जो प्रारूप समिति होती है वो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो प्रारूप समिति है वो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इंग्लिश में वो उसे बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। अब बात करते हैं इस ड्राफ्टिंग कमेटी की। तो प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इसका प्रमुख कार्य तब भारत के संविधान का मसौदा ड्राफ्ट तैयार करना। जिस कमेटी का प्रमुख काम था वो था इसको ड्राफ्ट तैयार करना, ठीक है। आगे बात करते हैं, तारीख 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका गठन किया गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हें भारतीय संविधान के शिल्पकार कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। प्रारूप समिति के कुल सदस्य 7 थे। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यार, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तल स्वास्थ्य कारणों से यह हेल्थ देखते थे। एक पर्सन का नाम मुझे याद नहीं है, वो आप लोग मुझे कमेंट करते हैं। संविधान का प्रभाव में जब संविधान प्रभाव में आया था तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। यह दिन भारत के लिए एक नया युग लेकर आया जिसमें भारत एक संपूर्ण स्वतंत्र संप्रभु और लोकतंत्री गणराज्य बना। आगे बात करेंगे संविधान के प्रभाव में आने के जो प्रमुख कारण थे, तो उनमें से डिस्कस करते हैं। भारत का एक संप्रभु गणराज्य बना। आज लोगों को ज्यादा ही निकलना है, ऐसा लग रहा है सभी लोगों को घर से बाहर जाना है। बात करते हैं आगे, भारत की सर्वोच्च सत्ता अब जनता के हाथ में थी। ब्रिटिश शासन और राजशाही का अंत हुआ। पॉइंट नंबर 2, लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारत में पूर्ण लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई। सभी नागरिकों के समान अधिकार और स्वतंत्रता मिली। मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के नागरिकों को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स प्रदान किए जैसे समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, संविधान सर्वोच्च कानून बना। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जो सभी नियमों और कानूनों के ऊपर है। कोई भी कानून संविधान के खिलाफ नहीं हो सकता है। सभी सरकारी संस्थाओं का गठन, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जैसे सरकारी संस्थान संविधान के अनुसार स्थापित हुए। स्थायी ढांचे की स्थापना भी हुई। स्थायी ढांचे की जो स्थापना हुई है उसके बारे में आपको आगे बता देती हूँ। भारत का संविधान राष्ट्र बना जिसमें केंद्र और राज्यों के अधिकार संविधान द्वारा स्पष्ट किए गए। कॉन्क्लूजन था 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के से भारत के पूरी तरह से स्वतंत्र और स्वदेशी राष्ट्र के रूप में कदम रखा। यह दिन हमारे लोकतंत्र की नींव और हमारे अधिकारों की गारंटी का प्रतीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसे और अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगी, कमेंट कर देना अगर कहीं भी कुछ भी मिस्टेक है तो। अब संविधान सभा का प्रवर्तन कब और कैसे हुआ? संविधान सभा का जो प्रवर्तन है, देखिए इसमें जो तारीख है मैं बता देती हूँ। संविधान सभा का 26 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से लागू हुआ। इसी दिन भारत गणराज्य बना। क्या हुआ उस दिन? किसी को कुछ आइडिया, कुछ विचार आ रहे हो? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने संविधान को लागू किया। पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उन्होंने शपथ ली थी। भारत का पहला संसद सत्र भी इसी दिन शुरू हुआ था। कौन से दिन? 26 जनवरी 1950 को। ये दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवर्तन के मुख्य चरण विवरण,
आगे बात करते हैं संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा के वर्षों की मेहनत के बाद संविधान का मसौदा तैयार किया। स्वीकृति और अनुमोदन संविधान सभा के ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया। परिवर्तन की तारीख तय करना संविधान के लागू होने की तारीख 26 जनवरी 1950 चुनी गई, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की मांग की थी। संविधान लागू होना 26 जनवरी 1950 को संविधान प्रभाव में आया और भारत गणराज्य बना। आगे बात करें भारत संविधान के प्रवर्तन से क्या बदलाव आए हैं, तो संविधान के प्रवर्तन से जो बदलाव आए हैं, भारत पूरी तरह से सुशासित और लोकतंत्री राष्ट्र बना है। उसके बाद में सभी नागरिकों की मौलिक अधिकार प्रदान हुए हैं। कोई भी नागरिक हो, किसी भी कास्ट का हो, सबको मौलिक अधिकार है। उनके अधिकारों में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। आप लोगों को ये भी याद रखना है, ठीक है। देश में कानून की सर्वोच्च स्थापित हुई, ठीक है। देश में कानून की सर्वोच्चता स्थापित हुई। आगे बात करेंगे विभिन्न सरकारी संस्थाएं संविधान के अनुरूप काम करने लगी। भारत का पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था। भारत का जो पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था वो भी 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अब इसका मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ आपको शॉर्टकट में। संविधान का परिवर्तन भारत के लिए कुछ एक नया युग था, जिसने देश को स्वतंत्रता के बाद पूर्ण सुशासन और लोकतंत्र की राह पर अग्रसर किया। आगे बात करेंगे कांग्रेस की विशेष समिति की। कांग्रेस की विशेष समिति जो थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कई विशेषज्ञ समितियां बनाई थी। ये समितियां विभिन्न विषयों पर गहन अध्ययन करती थी और कांग्रेस को सलाह देती थी। यानी कि कांग्रेस की जो समिति थी, कांग्रेस की जो पहली ड्राफ्टिंग कमेटी आई थी, यानी कि प्रारूप समिति आई थी, वो दैट इज अ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। डॉक्टर अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे बात करते हैं इनका जो मुख्य काम था, मेन वर्क था संविधान का मसौदा तैयार करना था। इनका पॉइंट नंबर 2 था संघीय और प्रांतीय मामलों की समिति, यानी कि यूनियन एंड प्रोविंशियल अफेयर्स ऑफ कमेटी। एक मिनट प्लीज। हाँ, पॉइंट नंबर 2 जो था, पॉइंट नंबर 2 था संघीय और प्रांतीय मामलों की समिति, यानी कि यूनियन एंड प्रोविंशियल अफेयर एंड कमेटीज। तो ये पॉइंट बहुत आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। पॉइंट है संघीय और प्रांतीय मामलों की समिति, यानी कि यूनियन एंड प्रोविंशियल अफेयर्स ऑफ कमेटी, ठीक है। प्रमुख सदस्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसमें। आगे बात करते हैं, इसमें से जो प्रमुख सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जो वर्क था केंद्र और राज्यों के अधिकारों का निर्धारण, मौलिक अधिकार समिति, फंडामेंटल राइट्स कमेटी। इनका जो मेन वर्क था वो था मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स एंड कमेटी, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कमेटी की जो इंटरनल चीज़ें आती हैं, जैसे कि इसमें एक कार्य आता है, वर्क आता है कि नागरिकों के मूल अधिकारों को परिभाषित करना पड़ता है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ वर्क सिटीजनशिप का, इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे संविधान सलाहकार समिति, यानी कि एडवाइजरी कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पॉइंट है एडवाइजरी कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका मेन पॉइंट रहेगा। ये इसका जो पेपर है वो आता है 100%। आगे बात करेंगे इसके वर्क की, तो संविधान से जुड़े जितनी भी विभिन्न विवाद, स्पादक और जटिल समस्याओं का सुझाव देना होता था इनका काम। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे बात करें कि इनकी जो नेक्स्ट पॉइंट था वो है भाषा समिति, यानी कि लैंग्वेज कमेटी। लैंग्वेज कमेटी में इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके इंटरनल कई कमेटियां आती थी और इनकी जो कमेटीज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं गाइस। इस जो कमेटीज के नाम मैंने बताया है प्लीज नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब आगे बात करेंगे वर्क की। जो वर्क आता है इसमें वर्क रहता है संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधानों का निर्माण, यानी कि जैसे अब हम इस टाइम पे जैसे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत सारे बच्चे इनरोल करते हैं अपने आप को। कोई पहले एक ही उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल था कि अगर कोई भी बच्चा यूपीएससी का एग्जाम देगा, दैट इज ओनली क्रैक, ही कैन क्रैक ओनली इन इंग्लिश। वो केवल इंग्लिश में एग्जाम दे सकता है। लेकिन इस टाइम पे इतना मॉडिफिकेशन हो चुका है कि अब कोई भी बच्चा किसी भी लैंग्वेज में, यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। हिंदी में, मलयालम में या इंग्लिश में, बघेली में, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली, हर तरह की लैंग्वेज में एग्जाम आ चुका है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कांग्रेस की विशेष समितियों का, जो इनका इंपॉर्टेंस रहा है। तो कांग्रेस की विशेषज्ञ समितियों का महत्व, पॉइंट नंबर है, इस समितियों की संविधान निर्माण की प्रक्रिया का वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाया गया था। जो
1950 का टाइम था, उस टाइम पे जो ये समितियां बनाई गई थी, इन समितियों में इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक और व्यवस्थित बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करेंगे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को, तो अपनी अपनी विशेषज्ञता के संविधान को समृद्ध किया गया था। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, कांग्रेस की समितियां स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजनीतिक रणनीतियां भी बनाती थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति मैंने आपको पूरी बताई दी है, और आपको कमेटीज के नाम याद करने हैं। अब जैसे कि मैंने आपको ड्राफ्टिंग कमेटी बताई थी, उसके साथ में यूनियन एंड प्रोविंशियल अफेयर्स कमेटी बताई थी। पॉइंट नंबर 3 में मैंने फंडामेंटल राइट्स कमेटी बताई थी, और आपको पॉइंट नंबर 4 में एडवाइजरी कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताया था। पॉइंट नंबर 5 में लैंग्वेज कमेटी मैंने अभी बता के खत्म की है, लोगों को याद भी होगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट, जिसमें क्या आता है संविधान सभा की आलोचना। संविधान में भारतीय संविधान सभा को भारत के संविधान के निर्माण का पवित्र और ऐतिहासिक संस्थान माना जाता है, लेकिन इसे लेकर कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं। ठीक है, तो जो आलोचनाएं हैं वो संविधान सभा पर होने वाली प्रमुख आलोचनाएं हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन में आएगा भी और आपको रिटर्न भी देना पड़ेगा। तो आगे बात करेंगे संविधान सभा की आलोचना की। पॉइंट नंबर पहला है अपूर्ण प्रतिनिधित्व। अपूर्ण प्रतिनिधित्व के इंटरनल जो आता है, संविधान सभा के सभी समुदायों और वर्गों का समान प्रतिनिधित्व नहीं था उस टाइम पे। 1950 के टाइम पे कुछ जाति, धर्म और अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व कम था। महिलाओं की संख्या भी अपेक्षाकृत कम थी। ठीक है, उस टाइम पे जो 1950 का टाइम था, उस टाइम पे महिलाओं की संख्या थोड़ा अपेक्षाकृत कम थी। आप ये कह सकते हैं मेल की अपेक्षा में फीमेल की जो जनसंख्या थी वो कम थी। जैसे कि अभी थोड़ा बीच में था ना, वो 1990 की बात कर लो आप, 1990 से लेकर के 2010-12 तक बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन जैसे ही 2010-12 के बाद में क्या हुआ, लड़कियों की थोड़ा सा, आप ये देख सकते हो कि इंडिया में 10% कमी है लड़कियों की, है ना। ऐसे ही पहले भी था। पहले क्या था कि लड़कियों की कमी थी उस टाइम पे 1950 में। अब अगर कंपेयर करें तो आप ये कह सकते हैं कि मेल की जगह मेल जितने थे, यानी कि मेल 100 थे, तो महिलाएं थी, लेकिन 80% महिलाएं थी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। पॉइंट नंबर 2 में राजनीतिक दलों का प्रभुत्व आता है। इसमें है कांग्रेस या भारी प्रभुत्व था। जो कांग्रेस था उस टाइम पे 1950 में कांग्रेस को बहुत बड़ा दबदबा था, जैसे कि इस टाइम पे बीजेपी का दबदबा है। ठीक है, जिससे अन्य दलों या विचारधाराओं की आवाज दब सकती थी। कोई भी उस टाइम पे जो भी कमेटीज थी या फिर कोई भी दल था, यानी कि जैसे इस टाइम पे अपना दल चल रहा है, बीजेपी चल रही है, या फिर बहुत सारे अपने मतलब मैं राजनीति में थोड़ा कम हूँ, तो मुझे इधर कमेटीज के नाम बहुत कम पता है थोड़ा सा। तो जैसे किस टाइम पे आप ये मान लो, जैसे बीजेपी है इस टाइम पे, मोदी जी की सरकार के आगे किसी की सरकार ही नहीं चलती, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे मायावती की सरकार आ जाए, किसी की भी आ जाए। तो उस टाइम पे था जो कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार की दबदबा के आगे कोई भी सरकार या फिर कोई भी कमेटी की नहीं चलती थी। अब आगे बात करेंगे, कांग्रेस का भारी प्रभुत्व था, जिससे अन्य दलों या विचारधाराओं की आवाज दब सकती थी। और नेक्स्ट पॉइंट आएंगे, कुछ आलोचनाओं का मानना था कि ये एक तरफा विचारधारा के तहत संविधान बना। पॉइंट नंबर 3 में समय की कमी थी। संविधान को केवल कुछ वर्षों में तैयार करना पड़ा, जिससे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो पाई थी। पॉइंट नंबर 4 में बात करें देश के विभाजन का प्रभाव, तो भारत पाकिस्तान के विभाजन के कारण कई सदस्य अलग हो गए, जिससे संविधान सभा की क्षमता पर असर पड़ा। पॉइंट नंबर 5 में मूल अधिकारों की सीमाएं, संविधान के दिए गए मौलिक अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध भी थे, जिससे नागरिक स्वतंत्रता पर सवाल उठे। पॉइंट नंबर 6 में आता है संविधान को जटिल और लंबा माना जाना, यानी कि कुछ आलोचकों संविधान को बहुत जटिल और विस्तार पूर्ण बताते हैं, जिससे आम जनता के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। यानी कि आपको बस एक लाइन याद करनी है। एक लाइन में क्या है, जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है और रिटन है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं याद करना। एग्जाम में अगर कुछ भी पूछेगा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करते हैं, गए पसीने से पूरी बुक भीग गई पढ़ाते हैं। अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, अब इसका जो कंक्लूजन निकल के आता है, हालांकि संविधान सभा ने महान काम किया, लेकिन यह भी सच है कि किसी बड़े लोकतांत्रिक कार्य में आलोचनाएं होती हैं। आलोचनाएं संविधान को बेहतर बनाने और समय के साथ उसमें सुधार करने के लिए बहुत जरूरी होती है। अब बात करेंगे संविधान के आवश्यक तथ्य होते हैं, वो तत्व नहीं होते, तथ्य। भारत के संविधान के निर्माण में कुछ ऐसे आवश्यक तथ्य, यानी कि फंडामेंटल राइट्स
या फिर फंडामेंटल एलिमेंट्स शामिल है, आप ये कह सकते हैं फंडामेंटल एलिमेंट्स शामिल है जो संविधान की मजबूती, स्थिरता और लोकतांत्रिक स्वरूप को सुनिश्चित करते हैं। ये तत्व तो किसी भी संविधान का आधार होते हैं। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 की, तो पॉइंट नंबर 1 आता है संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली यानी कि फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के इंटरनल आता है भारत एक संघीय देश है जहां केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार स्पष्ट रूप से विभाजित है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। ये याद रखना कि हमेशा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, बीजेपी की है, किसी की भी है, जो सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता सरकार के द्वारा नहीं चुनी जाती। अगर जनता है तो सरकार है, अगर जनता ही नहीं है तो सरकार नहीं है। आपको एक चीज याद रखनी है, जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं। ठीक है, तो जो हमारा फेडरल सिस्टम था, सॉरी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र था। आपको जो डेमोक्रेसी समझाता है वो सिर्फ ये समझाता है कि जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। ठीक है, बात करेंगे पॉइंट नंबर नेक्स्ट की, संवैधानिक शासन की। संवैधानिक शासन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के इंटरनल कुछ चीजें आती हैं। तो सरकार के सभी अंग संविधान के नियमों और कानूनों के अधीन होते हैं। पॉइंट नंबर 4 आता है विधानसभा का विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर के इंटरनल आता है कानून बनाने वाली संस्था होती है जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में आता है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करता है। यानी कि मान लो आपके पास एक बिजनेस है, उस बिजनेस में अगर आपके पास मेन पावर यानी कि एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, जो हमारा बिजनेस का मेन मॉड्यूल होता है दैट इज द मेन पावर। अगर मेन पावर ही नहीं है तो बिजनेस का होना बेकार है, क्योंकि जब मेन पावर नहीं है तो बिजनेस चलेगा नहीं। वैसे ही जो हमारी कार्यपालिका दैट इज द एग्जीक्यूटिव सिस्टम। ठीक है, सरकार का वह अंग है जो कानूनों को लागू करता है। आगे बात करेंगे न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी की। जो जुडिशरी आती है स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली को संविधान की रक्षा करती है और कानूनों की व्याख्या करती है, जुडिशरी। ठीक है, आप इसमें ये कह सकते हैं न्यायपालिका के इंटरनल न्याय से रिलेटेड जो भी आप के डिवोर्स सिस्टम हो गए या फिर कमर्शियल सिस्टम हो गए, कमर्शियल अफेयर्स हो गए, ये सारी चीजें इसके इंटरनल आती हैं, जुडिशरी के इंटरनल। पॉइंट नंबर 7 की बात करेंगे मौलिक अधिकार। इनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, दैट इज अ फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स में सभी नागरिकों के दिए गए बुनियादी अधिकार जैसे समानता, स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता आदि। यानी कि जैसे कोई मुस्लिम है, अब आप ये कह दो कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते, दैट इज कि उसे अधिकार है भाई, उसे पढ़ना है और उसे पढ़ने के लिए तुम रोक नहीं सकते। दैट इज कि उनके पास पूरा फंडामेंटल राइट्स है, दे हैविंग राइट्स कि वो नमाज पढ़ेंगे, हिंदू है वो पूजा करेंगे, सिख है वो चर्च जाएंगे, उनकी अपनी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो उसे अपना ग्रैब करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट प्रोसीजर जो आता है, अमेंडमेंट प्रोसीजर जो हमारा कहता है, वो कहता है संविधान में बदलाव करने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित है। अगर संविधान में आपको कुछ भी अमेंडमेंट करना है, एक पॉइंट भी इधर से उधर करना है, तो उसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है, वो रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन अमेंडमेंट दैट, आप वहां पे चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उस प्रक्रिया को फॉलो किए बिना आप नहीं कर सकते। ठीक है, ताकि समय के साथ संविधान आधुनिक बने। आप देखो, अब जैसे तबका पहले का जमाना था, लोग घूंघट पे रहना पसंद करते थे, इसलिए पहले की प्रथा इसलिए घूंघट में बनाई गई थी कि पहले ऐसा नहीं था कि मेरी वाइफ को कोई ना देखे, इसलिए घूंघट प्रथा नहीं बनी है। घूंघट प्रथा सिर्फ इसलिए बनी है, उसके एक ही मतलब था कि पहले हमारे यहाँ पे हमारे देश के इंटरनल जो राज्य कर रहा था वो ब्रिटिश शासन था, और ब्रिटिश शासन में जो मेल कैंडिडेट थे, अगर कोई भी भारत की कोई भी लड़की नौजवान सुंदर सी दिखती थी तो उनकी थिंकिंग थी, जैसे अभी रसिया में है तो कोई डिवोर्स का आप ही कह सकते हैं रेट ऑफ डिवोर्स है ना, वो 0 आप बहुत कम है, इंडिया के मुताबिक तो है ही नहीं वहाँ पे। तो पहले अब जैसे वहाँ पे बाहर किसी देश में जाओ, वहाँ पे शादी करना पसंद नहीं करते, या शादी यहाँ नहीं होती है, लोग मल्टीपल लोगों से रिलेशंस में रहती हैं, तो कोई भी सुंदर सी लड़की दिखती थी तो ब्रिटिश शासन के जो लोग थे, या फिर आप ये कह सकते हैं अंग्रेजी शासन के जो लोग थे, वो उनको देख के प्रभावित होते थे और उनको आकर्षण पैदा होता था, और आकर्षण के बाद वो लड़की उनकी होती थी। दैट इज की इसलिए उन्होंने घूंघट का सिस्टम या पर्दा प्रथा बनाया था। लेकिन अभी के टाइम भी क्या है, अब हमारे इंडिया में बहुत सारा
आप ये कह सकते हैं कि 80% महिलाएं घूंघट नहीं करती हैं। उसका रीज़न है कि इस टाइम पे हमारा जो देश है वो आज़ाद है, स्वतंत्र है और उनके ये मौलिक अधिकार है। आप उन्हें घूंघट नहीं करवा सकते हैं, लेकिन कुछ लड़कियां हैं जो करती हैं, वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है, वो पर्सनल चॉइस है, वो हमारी कोई ये मौलिक अधिकार नहीं कि आपको करना है या नहीं करना है। पहले के ज़माने में इस तरीके से संविधान में कुछ अमेंडमेंट होते हैं ताकि जो हमारा संविधान है वो आधुनिक बने, यानी कि आधुनिक बनेगा तो जिस तरीके का हमारा इंडिया होगा, इंडिया में अमेंडमेंट होंगे, यानी कि मान लो इस टाइम पे मॉडर्न इंडिया है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी मॉडर्न होगा, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और रिटन है। उसके साथ में आप कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी आसानी से अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, ठीक है। इसका जो प्रॉपरली आपको मैं बता दूं, इसको जो पूरा डिस्क्रिप्शन में देना चाहती हूँ, ये डिस्क्रिप्शन है, ये आवश्यक तत्व भारत के संविधान को एक मजबूत, न्याय संगत और लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करते हैं जो देश की विविधता और एकता दोनों को समेटे हुए हैं, ठीक है। संविधान का अब हिंदी पार्ट लास्ट हेडिंग में आ चुके हैं हम गाइस। इसके बाद एक या दो हेडिंग बची है, शायद एक ही हेडिंग बची है, देखती हूँ। लास्ट हेडिंग है गाइस, ठीक है। संविधान क्या है, संविधान क्या है इसको मैं बता देती हूँ। इसको एकदम माइंड में यहाँ पे फीड कर लेना है, इसको नोटबुक में नोट नहीं करना, माइंड में फीड करना है, क्योंकि ये कोई आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको बताना है संविधान वह नियमों का संकलन है जो देश की सरकार के कामकाज, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ये देश के लिए सबसे बड़ा कानून है। संविधान के जो उद्देश्य रहे हैं, जो गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहे हैं, भारत को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाना था, सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता देना था, देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना था, लोकतंत्र को कायम रखना था। संविधान में कुछ विशेषताएं हैं। संविधान लिखित और विस्तृत है। मैंने आपको बताया था कि हमारा संविधान बहुत बड़ा है, स्प्रेडशीट है, जैसे कंप्यूटर में एक एक्सेल शीट होती है, दैट इज अ स्प्रेडशीट। उसी तरीके से हमारा संविधान है, रिजिड है, रिटन है और बहुत बड़ा है। आप उसे इतना छोटा मत समझिए। चाइना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वो रिजिड नहीं है, उसमें कभी भी कोई भी आके चेंजेस करके चला जाता है। लेकिन इंडिया में आपको अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन अमेंडमेंट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन है, उसके साथ में हमारा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें इतनी आसानी से चेंजेस नहीं होते। ये भारत को संघीय देश बनाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा भारत को संघीय देश बनाता है। इसमें सरकार के 3 अंग जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का वर्णन है। पॉइंट नंबर 5 अगर डिस्क्राइब करूं तो संविधान को संशोधित किया जा सकता है। संशोधित का मतलब उसे पूरा प्रॉपरली चेंजेस नहीं कर सकते। आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं ऐड जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो जो पहले वाली लाइन लिखी है ना, आप उसे रिमूव नहीं कर सकते। संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस मक्खी को क्या लेना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने के लिए अपने संविधान को स्वीकार, अंगीकार और स्थापित करते हैं। आगे बात करेंगे संविधान का जो महत्व था। ये देश की कानून व्यवस्था का आधार है। जो हमारे यहाँ पे अब कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है, यानी कि मुकदमा सिस्टम है या फिर कोई भी बात कर लो आप, वो हमारा एक देश का कानून का व्यवस्था आधार है, ठीक है। सभी नागरिकों और अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करता है। सभी नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करता है। ये देश की एकता और अखंडता को बनाए रखता है। बस यही है हमारा आज का लेसन। खत्म हो गया है। आज का लेसन था संविधान का निर्माण, और ये खत्म हो गया। नेक्स्ट लेसन है संविधान की अवधारणा, यानी कि लेसन का नाम है संविधान की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसे एक बार नोट्स खुद से बना लेना। कहीं पे कुछ मिस्टेक आती है मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।